हम अभी करने जा रहे हैं लाइट्स के कुछ लॉज, लाइक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लाइट क्या चीज़ है। तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट, लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती है, इसकी जो नेचर होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। तो इसका मतलब लाइट जो है वो ट्रांसवर्स इन नेचर है। अभी देखते हैं कि ट्रांसवर्स नेचर क्या होती है वेव की। तो मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वेव ऐसे ट्रैवल करेगी, कभी हाई बनाएगी कभी लो बनाएगी। तो ये है ट्रांसवर्स नेचर। तो जो लाइट है उसकी ये नेचर होती है, ट्रांसवर्स नेचर। तो थोड़ा इसको और देख लेते हैं। फर्स्ट फिगर में आपकी ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रैवल कर रही है। देखिए ये यहाँ पे कहीं पे हाई बना रही है, लो बना रही है, ये ट्रांसवर्स नेचर है। ये 3D फॉर्म है ट्रांसवर्स नेचर की। ये आपको विकीपीडिया पे मिल जाएंगे ये इमेजेस। देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है ये आपका। विजुअलाइजेशन करने में आपको आसानी रहेगी कि ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रैवल करती है। तो जैसे मैंने वहाँ पे फिगर बनाई थी, ये यहाँ पे क्रेस्ट बना रहा है, यहाँ पे ट्रफ बना रहा है, और यहाँ पे दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रफ्स के बीच में जितनी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अभी आप आसानी से विजुलाइज कर पाओगे कि ट्रांसवर्स नेचर क्या होती है, कैसे वो ट्रैवल करती है। देखो लाइट का नेचर क्या होता है। लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, इंटरफेरेंस करती है, डिफ्रैक्शन करती है, पोलराइजेशन करती है। ये सब नेचर इसकी वेव नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसको हम वेव नेचर की थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट उसको हम क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? आइंस्टाइन ने। जो क्वांटम थ्योरी है वो बंडल ऑफ एनर्जी, इसको हम फोटोन कहते हैं, उससे रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइट है वो वेव नेचर की भी है और वो पार्टिकल नेचर की भी है। तो इसकी ड्यूल नेचर होती है। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि जो लाइट की नेचर क्या है, तो इसकी ड्यूल नेचर है। जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो वेव नेचर है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है तो ये इसका पार्टिकल नेचर है। तो ये ड्यूल नेचर को दिखाती है। अब आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। देखिए आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे आपको समझाना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है। तो आप देखते रहिए, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं और पूरे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए हर एक मीडियम का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है लाइट की, जैसे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसको ऊपर ले लो, नीचे आप रखोगे कि उस मीडियम में, उस पर्टिकुलर मीडियम में जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना चाहते हो, उसमें लाइट की स्पीड कितनी है। अब इन दोनों की रेशियो को बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चल गया। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा होगी उस मीडियम में। इस चीज़ को भी आप याद रखिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए टाइप्स ऑफ मटेरियल देख लेते हैं। 3 तरह के मटेरियल होते हैं। एक तो होगा ट्रांसपेरेंट, जिसमें जो इंसिडेंट लाइट है पास हो जाती है, जैसे ग्लास और वाटर। एक होता है ट्रांसलूसेंट, जिसमें जो इंसिडेंट लाइट है वो थोड़ा सा पास कर जाती है, जैसे ऑयल्ड पेपर। अगर आप ऑयल्ड पेपर में कोई बैटरी से आप वहाँ पे फोकस करोगे तो उसकी दूसरी साइड पे थोड़ी सी लाइट दिखेगी, ज़्यादा लाइट नहीं दिखेगी, कुछ लाइट वो पास करने देगा। वो ट्रांसलूसेंट नेचर है उसकी। ओपेक, ओपेक वो होता है जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता, जैसे मिरर हो गया, मेटल हो गया। देखिए इस वीडियो में हमने देख लिया कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी ड्यूल नेचर है, उसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया। अब हमने टाइप ऑफ मटेरियल देख लिए। अब हम ये सारे कंसेप्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में अप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने ये देख लिया कि लाइट की ट्रांसवर्स नेचर होती है और ये रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों करती है। तो पहले हम रिफ्लेक्शन देख लेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड है? इसके 2 रूल हैं। पहले आप देखिए ये एक प्लेन मिरर है, कोई लाइट रे यहाँ पे टकराती है और यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, ये होगी आपकी रिफ्लेक्टर रे।
तो यहाँ पे हम एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे प्लेन मिरर के ऊपर। अब इस परपेंडिकुलर को हम बोलेंगे नॉर्मल। तो जो पहली अजम्पशन है वो है कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे और जो नॉर्मल है वो सेम प्लेन में होना चाहिए, डिफरेंट प्लेन में नहीं हो सकता है वो। और सेकंड जो चीज़ होगी इसमें वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ कैलकुलेट करेंगे? जो इंसिडेंट रे है जब वो सरफेस के साथ स्ट्राइक कर रही है उसका एंगल नॉर्मल के साथ कितना है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टर रे अपना एंगल नॉर्मल के साथ बना रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि I इक्वल टू आर, कि अगर आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टर रे और नॉर्मल सेम प्लेन में हो तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एक चीज़ और देखने वाली है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टर रे है ये सेम मीडियम में रह रहा है। मान लो यहाँ पे एयर है तो ये एयर से आ रहा है और एयर में रह रहा है, तो सेम मीडियम में जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे रहेगी। तो थोड़ा हम क्लियर पिक्चर में देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टर रे है, ये मिरर है, यहाँ पे नॉर्मल बनाया हुआ है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और I इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ध्यान रखना है कि वो एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है, हम उसको बोल रहे हैं। तो ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये यूज़ होगा जब हम प्लेन मिरर करेंगे या जब हम कनकेव कन्वेक्स मिरर करेंगे। तो अब आपको कंसेप्ट पता चल गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल होगा। तो ये हम अप्लाई करेंगे फर्दर वीडियो में जो हम कन्वेक्स और कनकेव मिरर्स के ऊपर बनाएंगे या प्लेन मिरर के ऊपर बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR शॉर्ट फॉर्म में। तो अब हमें ये पता चल गया कि अगर जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में से अगर लाइटर मीडियम में जाती है तो रिफ्लेक्टर रे नॉर्मल से दूर डाइवर्ट करेगी। तो मान लो कि ये एक सरफेस है और यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा करा हुआ है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे लाइट छोड़ रहा है तो यहाँ पे हो गया हमारा नॉर्मल। तो ये क्या कर रहा है? इसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल डाइवर्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो θ1 है। तो मान लो हम ये एंगल को बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे जो रे है कुछ ऐसे एंगल पे यहाँ पे गिरती है कि जो डाइवर्जन है वो 90 डिग्री पे हो जाता है, रे ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो तब ये एंगल को बोलेंगे हम क्रिटिकल एंगल। जब क्रिटिकल एंगल पे कोई लाइट यहाँ पे सरफेस के साथ टकराएगी तो ऐसे डाइवर्ट करेगी रिफ्लेक्टर रे कि वो पूरा 90 डिग्री पे हो जाएगी और वो सरफेस के पैरेलल चली जाएगी। तो देखिए ये है क्रिटिकल एंगल θc। अब नेक्स्ट, अगर हम एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होगा? तो मान लो अब रे यहाँ पे जा रही है, अब जो एंगल है वो θc से ज़्यादा बड़ा है, तो ये रे सरफेस के पैरेलल ना जाके फिर वापस पानी में आ जाएगी। तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करी, वो रिफ्लेक्ट कर गई है। अब इस फिनोमिना को बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। तो इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो TIR कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? जैसे हमारे डायमंड शाइन करते हैं, स्पार्क करते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। मिराज इफेक्ट इसकी वजह से होता है, जो शाइनिंग बबल्स होते हैं पानी के वो इस वजह से शाइनिंग दिखते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो हमारी कम्युनिकेशन में यूज़ होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर चलती है। अब देखिए ये सारे MCQ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। कब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है? जब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। अब ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा प्रिंसिपल लगता है? तो TIR, आपको सीधा आंसर देना है TIR। और एक इफेक्ट है मिराज इफेक्ट। मिराज इफेक्ट भी आपको मैं बताता हूँ कि डेजर्ट में जो होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि मिराज इफेक्ट कैसे होता है। तो मान लो आप डेजर्ट में हो, तो ये आपका डेजर्ट का सरफेस है
और यहाँ पे आपका कोई ट्री है और आप यहाँ पे दूर खड़े हो। एक तो है कि आपको ट्री कैसे दिखेगा, मान लो अपर पार्ट का जो लाइट है वो आपके सीधे आईज में जाती है तो आपको सीधा ट्री दिखेगा। अब डेजर्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पूरा एयर फिल है, तो यहाँ पे जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। हॉट होने की वजह से क्या होता है, जो एयर नज़दीक होती है सरफेस के, वहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम हो जाता है। जब सरफेस के नज़दीक की जो एयर गर्म होती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कंपैरिजन जो हवा यहाँ पे है। तो अब मान लो यहाँ से कोई लाइट चलती है तो उसका क्या फिनोमिना होगा, वो डेंसर मीडियम से एक लेस डेंसर मीडियम में आ रही है, तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी रिफ्रैक्शन। तो मान लो कोई रे ऐसे आती है, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी भी लेयर के ऊपर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, थीटा सी जो है उससे बड़ा हो जाता है एंगल, तो ये लाइट जो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है तो ये ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे घूम के ऐसे चली जाएगी। तो इस आदमी को क्या लगेगा कि ये जो लाइट है ये जहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टॉप से आ रही है तो टॉप यहाँ पे ट्री का ऐसे बन जाएगा, तो उसको यहाँ पे टॉप दिखना स्टार्ट हो जाएगा नीचे सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे टॉप दिखेगा और यहाँ पे बॉटम दिखेगा। तो देखिए अगर यहाँ पे उसको टॉप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसको ट्री भी दिख रहा है और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे भी दिख रही है, तो ऐसा इफेक्ट हमेशा पानी में दिखता है। अगर पानी के किनारे कोई ट्री होता है तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में दिखती है, तो इसको बोलते हैं हम मिराज इफेक्ट। उसको लगेगा यहाँ पे कुछ पानी की तरह कोई चीज़ है जिसमें उसकी रिफ्लेक्शन दिख रही है, बट ये एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रही है। जो क्यों हो रही है, क्योंकि सरफेस के नज़दीक की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है और उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो गया है, और ट्री के जो टॉप के ऊपर हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक पूरा कंसेप्ट प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे डेंसर मीडियम है, यहाँ पे लेस डेंसर मीडियम है, डेंसर से लेस डेंसर मीडियम में जो ट्रैवल कर रही है, तो अगर किसी भी रे का जो एंगल है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है तो वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो उसी मीडियम में वापस हो जाएगी, तो आदमी को लगेगा कि वो उसकी रिफ्लेक्शन देख रहा है। तो इसको बोलते हैं मिराज इफेक्ट, ये डेजर्ट में होता है। तो होप अभी आपको पता चल गया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, और मिराज इफेक्ट कैसे होता है। तो अब हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम सीख सकते हैं जो हमारे प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, जहाँ हमारे कनकेव कन्वेक्स लेंस। तो अब हम करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए हम अब एक बाउंड्री ले लेते हैं, यहाँ पे दो मीडियम होंगे, तो ये बाउंड्री है, यहाँ पे नीचे वाटर है, ये हो गया वाटर और यहाँ पे होगी एयर। तो जो मैंने पहले आपको कंसेप्ट बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो v1 है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो v2 है। ये चीज़ें हमने एज्यूम कर ली। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता था, वो सेम मीडियम में रहती थी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टर रे। अब यहाँ पे जो रे है वो अपना मीडियम चेंज करेगी। तो मान लो यहाँ पे कोई रे आती है, रे ऑफ लाइट, तो यहाँ पे वो स्ट्राइक करेगी। अब हम पहले की तरह यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। ये हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, नीचे तक एक्सटेंड करते हैं दूसरे मीडियम में भी। तो अब हमें ये पता है कि जो एंगल यहाँ पे बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे हम इसको θ1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को स्नेल्स लॉ जो है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। तो स्नेल्स जो लॉ है वो क्या कहता है, वो कहता है n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। अब θ1 तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट जो नॉर्मल के साथ बना रहा है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आता है कि जब वो मीडियम चेंज करेगा तो वो क्या करेगा, वो एंगल इक्वली बनाएगा, वो कुछ एंगल में चेंज करेगा। अगर तो वो लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में जा रहा है तो जो रे है वो टूवर्ड नॉर्मल जो है वो डेविएट करेगी कि नॉर्मल की तरफ ज़्यादा आ जाएगी। तो ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा, तो हम इसको θ2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यही रे पानी में से ये रे हवा में जा रही होती
तो वो डाइवर्ट करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये बड़ा होगा, बिग होगा इसके कंपेरिजन, ठीक है। अब हमने θ1 और θ2 ले लिया, तो हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब ये स्नेल्स लॉ को हम आगे देखते हैं क्या है। अब sin θ1 बटा sin θ2 इज इक्वल टू n2 बटा n1। देखिए n1 और n2, जैसे जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है और पानी का 1.33 होता है। तो इसका मतलब sin θ1 और sin θ2 की जो रेशो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए अगर यहाँ पे भी एंगल चेंज होता रहता है तो यहाँ पे भी एंगल चेंज होता रहेगा, उन दोनों की जो साइन रेशो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो यह है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अगर वो लेस डेंसर मीडियम से हायर डेंसर मीडियम में आ रहा है तो रिफ्रैक्टर रे जो होगी वो टूवर्ड नॉर्मल डाइवर्ट करेगी। अगर वो डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में जा रहा है तो वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल डाइवर्ट करेगी। तो ये दो कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने होंगे। तो हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एनसीईआरटी में दिया होता है कि आप एक पानी का टब ले लो, उसको खाली छोड़ दो, वहाँ पे एक कॉइन रख दो और यहाँ पे आपने एक फ्रेंड को खड़ा कर दो और उसको बोलो कि आपको कॉइन देखना है। तब तक वो ऑपोजिट साइड में मूव करता रहेगा जब तक उसको कॉइन दिखना बंद ना हो जाए। तो देखिए कॉइन दिखना किस कंडीशन में बंद होगा। मान लो ये टॉप सरफेस है इसका, तो ये टॉप सरफेस यहाँ पे टकरा जाएगा जो कि ओपेक सरफेस है, तो इस आदमी तक लाइट नहीं पहुँचेगी तो उसको दिखेगा नहीं। अब आप एक फ्रेंड को बोलो यहाँ पे जो इसमें पानी डालना स्टार्ट करेगा। देखिए पानी इसमें डाल देते हैं, हमने इस पूरे बॉक्स को पानी से भर दिया। अब इससे क्या होगा, अब जो लाइट रे है वो हायर डेंसर मीडियम से लो डेंसर मीडियम में जा रही है, यानी कि पानी में से एयर की तरफ जा रही है। तो ये क्या करेगी, ये करेगी डाइवर्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये मान लो हमारा सरफेस है। अब देखिए यहाँ पे कोई जो लाइट है यहाँ पे जाती है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं जो पहले हमने ड्रा करा था। अब ये लाइट यहाँ पे इधर साइड ना जाके, जो स्ट्रेट लाइन है इसमें ना जाके, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो डाइवर्ट करेगी। तो आपके फ्रेंड को ये कॉइन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट आपके फ्रेंड को कॉइन यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो आपके फ्रेंड को ये कॉइन ऊपर दिखेगा। तो उनको लगेगा कि जो कॉइन है वो ऊपर आ गया है, सतह से ऊपर आ गया है। या दूसरी लैंग्वेज में आपके बोल सकते हो कि उसकी जो डेप्थ है वो कम हो गई है, कॉइन आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा सतह से। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो देखिए जो मैंने पहले बोला था कि अगर हायर डेंसर मीडियम से लो डेंसर मीडियम में जाता है तो जो रिफ्रैक्टर रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है डाइवर्ट करेगी। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे अप्लाई होता है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, आपका जो ओवल शेप में सन दिखता है मॉर्निंग और इवनिंग में, वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे है। तो होप अभी आपको पता चल गया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो अब हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम सीख सकते हैं जो हमारे प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, जहाँ हमारे कनकेव कन्वेक्स लेंस। तो अभी तक हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कर लिया है। अब हम करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये टेबल ऑफ डिफरेंसेस है। पहला अगर मीनिंग की बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये होता है कि आपकी लाइट रिवर्ट बैक कर रही है सेम मीडियम में। अगर आप इस इमेज में देखोगे तो लाइट सेम प्लेन में से सेम प्लेन में वापस जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। और अगर लाइट दो डिफरेंट मीडियम में से पास थ्रू कर जाए तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो देखिए इस इमेज में कि ये एयर में से पानी में आ रही है, तो एयर एक मीडियम हो गया और पानी दूसरा मीडियम हो गया। तो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जैसे लाइट पास करती है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो अगर तीसरा डिफरेंस करें तो रिफ्लेक्शन के केस में मीडियम चेंज नहीं होता है, वो मीडियम सेम रहता है। जैसे यहाँ पे एयर ही रहा है, लाइट एक ही मीडियम में रहती है, एक ही मीडियम में इंसिडेंस कर और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो मीडियम है, जो लाइट है वो दो मीडियम के बीच में ट्रेवल करेगी, तभी रिफ्रैक्शन का बिहेवियर आएगा। अभी रिफ्लेक्शन में वेव कैसे बिहेव करती है, लाइट बाउंस बैक करती है और अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। रिफ्रैक्शन में लाइट जो है वो पास थ्रू कर जाती है सरफेस से और अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करती है। देखिए रिफ्लेक्शन में अकेली डायरेक्शन चेंज हो रही है, जहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है। रिफ्रैक्शन में स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इज इक्वल टू R। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
वो इक्वल नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रिफ्लेक्शन की एग्जाम्पल है मिरर, और रिफ्रैक्शन की जो एग्जाम्पल है वो है लेंस। तो अभी आपको जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का पता चल गया, अब दोनों में डिफरेंस भी पता चल गया। अब हम मूव ऑन कर सकते हैं फर्दर कंसेप्ट के ऊपर। हम अप्लाई करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर को समझने के लिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है, मिरर है, कोई भी रे अगर यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो इक्वल होता है। तो अभी प्लेन मिरर में समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है। देखिए, अगर कोई भी इमेज रियल बीम के इंटरसेक्शन से बने तो ये होगी रियल इमेज। तो अगर इमेज फॉर्मेशन रियल बीम के इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है तो उसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। वो कैसे? मान लो कि दो बीम्स ऐसे जा रही हैं, तो ये कहीं पे भी मिलेंगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं इस रेस को, और जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो हम बोलेंगे वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो ये है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। इन दोनों में डिफरेंस के लिए हम फिर कभी बात करेंगे। अब पहले समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारे सबके घर पे प्लेन मिरर अवेलेबल है, तो प्लेन मिरर ड्रा कर लेते हैं। ऐसे प्लेन मिरर है, ये इसकी कोटेड साइड हो गई, ये प्लेन हो गया जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ओ, और यहाँ पे मान लो कि आप खड़े होकर देख रहे हो इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर में। तो आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे दिखेगी? तो हम पहली रे लेते हैं जो यहाँ से गई और यहाँ पे टकराई, इस पे हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए आपकी आंखों तक ये रे कैसे पहुँचेगी, कुछ ऐसे, ठीक है। अब सेकंड रे ले लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, और ये आप तक ये इमेज कैसे पहुंचेगी, कुछ ऐसे। तो रे 1 और रे 2 ये आपस में मिल नहीं रही हैं, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो आपको इमेज नहीं दिखेगी। तो इस इमेज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे से। तो ये कहीं पे ओ डैश पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, और आपको जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे दिखेगी मिरर के बैक साइड। तो इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि प्लेन मिरर में जो इमेज होती है वो वर्चुअल फॉर्म होती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी, जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज की फॉर्म होती है। जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज होगा सेम साइज की इमेज फॉर्म होगी। तीसरा पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे सामने मिरर के खड़ा होगा उतनी दूरी पे ही इमेज बैकवर्ड बनेगी। क्या मतलब? ओपी डिस्टेंस इज इक्वल टू पी ओ डैश डिस्टेंस। तो आपकी ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो देखिए, जो अभी मैं आपको बात बता रहा था, अब हम क्लियर पिक्चर में देख लेते हैं इसको। तो ये पी डैश पी आपका ऑब्जेक्ट है, और उसकी जो वर्चुअल इमेज बन रही है वो ये बन रही है। अब देखिए, रे जहाँ से यहाँ जा रही हैं और यहाँ पे आपकी आइज में जा रही हैं। तो देखिए इमेज कैसे बन रही है। जब हम इन सब रेज को पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, जो बैक साइड बन रही है मिरर के। तो यहाँ पे जो D0 और DI जो डिस्टेंस है ये इक्वल होगा। ऐसे फॉर्म होती है वर्चुअल इमेज हमारे प्लेन मिरर में। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा मिरर हो तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी, 360 बटा एंगल -1। मैं बताता हूँ, ये एंगल होगा बिटवीन टू मिरर्स। तो देखिए, अगर आपके दो मिरर 90 डिग्री एंगल पे है तो क्या बनेगा, 4 - 1 = 3। तो आपकी टोटल 3 इमेजेस फॉर्म होंगी। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये दो मिरर नंबर 1 नंबर 2 आपके जो है 90 डिग्री पे है। तो टोटल आपकी जो है 1 2 3 इमेजेस जो है फॉर्म हो रही हैं, जो मैं आपको उस फार्मूले से बता रहा था। तो एक होता है हमारे पास खिलौना जिसको बोलते हैं हम कलाइडोस्कोप। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिरर्स होते हैं वो 60 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो अगर 60 डिग्री एंगल पे होंगे तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, 360 डिवाइडेड बाय 60 - 1 = 6 - 1 = 5। ओके, तो हर एक ऑब्जेक्ट की 5 इमेजेस फॉर्म होंगी। अब इसका जो फिनोमिना होता है वो क्या होता है, तो कलाइडोस्कोप में क्या होता है, जो मिरर्स होते हैं वो 60 डिग्री एंगल पे होते हैं। तो हम ड्रा कर लेते हैं पहले मिरर्स जो 60 डिग्री एंगल पे होंगे।
तो मान लो आपके जो मिरर हैं, एक मिरर तो आपका ये हो गया और दूसरा आपका मिरर ये हो गया। तो इसमें जो एंगल है ये है 60 डिग्री। तो उसके बॉटम पे हम स्मॉल ब्राइट कलर्ड ग्लास पीसेस जो है उसको स्कैटर कर देते हैं। तो मान लो ये एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, ये कॉइन मान लो आप एक टाइम पे, तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी? तो देखिए मैं अभी आपको इमेज फॉर्म करके दिखाता हूँ। तो आपकी इमेज कुछ ऐसे फॉर्म होगी। एक इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी, एक इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी, एक इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी, एक इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी और एक इमेज आपकी यहाँ पे फॉर्म होगी। 1 2 3 4 5। तो हर एक ऑब्जेक्ट की 5 इमेजेस फॉर्म होंगी। तो देखिए अगर बहुत सारे यहाँ पे कलरफुल ग्लासेस के पीसेस होंगे तो एक ब्यूटीफुल पैटर्न जो है बन के आएगा, जिसको बोलते हैं हम क्लाइडोस्कोप। तो ऐसे काम करता है क्लाइडोस्कोप। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइडोस्कोप में कितनी इमेजेस फॉर्म होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5, क्योंकि जो मिरर्स हैं वो हमने 60 डिग्री के ऊपर रखे होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट, वर्चुअल प्लस लेटरली इन्वर्टेड होती है इमेज। लेटरली इन्वर्टर का क्या मतलब है कि आपका राइट हैंड प्लेन मिरर में आपको लेफ्ट हैंड लगेगा। कैसे? देखिए अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे, अगर ये आपका राइट हैंड होगा तो आपको लगेगा कि ये आपका लेफ्ट हैंड है। इसको बोलते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड। सेकंड, सेम साइज होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का। थर्ड, जो डिस्टेंस है वो जो इमेज के फ्रंट पे होगी वही बैक में होगी। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आपकी डिस्टेंस OP और इक्वल टू OP डैश होगी, और जो इमेज है वो बिहाइंड दी मिरर बनेगी। ये है मेजर प्रॉपर्टीज जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन की होती है। सो अभी हमने सीख लिया प्लेन मिरर और उसकी इमेज फॉर्मेशन। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कनकेव और कन्वेक्स मिरर को समझने के लिए। पहले देखते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर बनते कैसे हैं। तो मान लो ये आपका कोई सर्कल है और ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, जिसको हम C से डिनोमिनेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे कहीं से काट दें तो जो पार्ट ये वाला बचेगा इसको हम कनकेव या कन्वेक्स मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए ये सर्कल है, ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया और मैं अभी यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। तो ये आपका ये वाला पार्ट बचा। अगर मैं इस बचे हुए पीस इस साइड से कोट कर देता हूँ तो जो लाइट है इधर से रिफ्लेक्ट करेंगी, तो ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। और अगर मैं इस कटे हुए पीस को ऐसे रख दूं और यहाँ से कोट कर दूं, ये बन जाएगा आपका कनकेव मिरर। अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी, कनकेव और कन्वेक्स मिरर कैसे बनता है। और जो C होता है ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो एक्चुअल में सेंटर होता है अगर कनकेव और कन्वेक्स मिरर को हम पूरा एक सर्कल में कन्वर्ट कर दें। तो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के मिरर से गुजरती है तो हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी मिरर को उसको बोलेंगे हम पोल। हम इसको P से डिनोट करते हैं। 3 चीज़ हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर P तक जो डिस्टेंस रहेगी वो रेडियस होगा, क्योंकि ये एक्चुअल सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस होगा। तो जो डिस्टेंस PC होगी वो इक्वल टू रेडियस होगा ओरिजिनल सर्कल का। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर अगर हम लाइट बीम इसके ऊपर फेंके तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम पहले कनकेव मिरर लेते हैं, अगर कोई भी लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे लगेगा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट कुछ ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अगर हम दूसरी लाइट बीम लेंगे तो ये भी उसी पॉइंट से गुजर जाएगी। अगर हम तीसरी लेंगे तो ये भी उसी पॉइंट से गुजर जाएगी।
तो जिस पॉइंट के ऊपर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है उसको हम बोलते हैं फोकस एफ। जो आपका फोकस होता है वो सेंटर और पोल के बिल्कुल बीचों बीच होता है, यानी कि सी एफ डिस्टेंस जो होगी वो एफ पी के बराबर होगी, जो इक्वल टू आर बाई 2 होगी, यानी कि जो रेडियस होगा उसका हाफ होगी। तो अभी आपको ये कंसेप्ट पता चल गया कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं और फोकस किसको बोलते हैं। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीचों बीच जा रहा है, ये हो गया आपका पोल। अगर यहाँ पे लाइट बीम यहाँ पे आती है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी सारी लाइट्स। देखिए ऐसे, तो इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। यहाँ पे भी पी एफ इज इक्वल टू एफ सी होगा, जो कि इक्वल टू आर बाई 2 होगा आपका। ये तो हो गए बेसिक नाम जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो अभी आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बेसिक मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है इन दोनों मिरर्स में। तो अभी हम बात करेंगे कि कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम पहले रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 1। तो मान लो ये आपका कनकेव मिरर है, यहाँ पे कोटेड साइड है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे पोल है। कोई भी लाइट बीम जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो गुजरेगी फोकस में से। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये हो गया आपका पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजर रही है वो वापस वैसे ही चली जाएगी, ऐसे पूरा 90 डिग्री पे चली जाएगी। ये क्यों होता है? देखिए, अगर आप सर्कल लो और वहाँ पे लो आप टेंजेंट, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये लाइट होगी आपकी पूरी 90 डिग्री के ऊपर। तो अगर कोई भी लाइट यहाँ पे आती है तो वो यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस चली जाएगी, जो हमारा बोलता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस वजह से ये रूल नंबर 2 है। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 कैसे होगा? ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब कोई भी लाइट जो फोकस में से गुजर रही है वो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यानी कि लाइट इधर से जा रही है और इधर जा रही है। देखिए ये दोनों रूल एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। और रूल नंबर 4, अगर हम कनकेव मिरर ऐसे लेते हैं, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका पोल हो गया। अगर कोई भी लाइट पोल के ऊपर स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे, जिस एंगल से ये स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी। ये रूल नंबर 4 है। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ रूल नंबर 1, 2 और 3 यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर पिक्चर्स जो मैंने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 की मैंने बताई थी। तो देखिए यहाँ पे फोकस में से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो लाइट स्ट्राइक कर रही है वो वापस चली जा रही है, जो फोकस में से गुजर रही है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये हम यूज़ नहीं करेंगे 4th नंबर रूल। तो अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करें तो कैसी इमेज फॉर्म होगी और कैसे उसमें चेंजेस आएंगे। तो मान लो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका कनकेव मिरर है, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मान लो पहले जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, जब उससे लाइट ओरिजिनेट होगी तो वो पैरेलल ही लगेंगी हमें यहाँ पे। तो जो लाइट यहाँ पे आ रही है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो हमारा रूल नंबर 1 लगेगा, तो वो फोकस में से गुजर जाएगी। अगर हम सेकंड लाइट बीम लें तो वो क्या करेगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, वो भी फोकस में से गुजर जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपकी इमेज फोकस के ऊपर बनेगी, ये लगभग 0 साइज की होगी। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो मान लो आपका ये कनकेव मिरर है और यहाँ पे आपका फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और यहाँ पे आपका इनफाइनाइट हो गया। अब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो अगर यहाँ से पहली लाइट जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो गुजर जाएगी आपकी फोकस के बीच में से, तो यहाँ हो गया। अब हम दूसरी लाइट की बात करते हैं, जो लाइट यहाँ से ओरिजिनेट होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी। तो अगर वहाँ से ऐसे आएगी तो वापस वही चली जाएगी, जो रूल नंबर 2 बोलता था। तो आपकी जो इमेज कैसे फॉर्म होगी, यहाँ पे। तो आपकी इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, वो फॉर्म होगी C एंड F के बीच। ये रियल फॉर्म होगी
इन्वर्टेड फॉर्म होगी, जैसे इन्वर्टेड बन रही है, और ये डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी होगी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा और ये आपकी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहली जो लाइट जाएगी वो क्या करेगी, वो फोकस में से गुजर जाएगी। तो जो लाइट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस वहाँ पे फॉल कर रही थी, तो फोकस में से बाहर आ रही है। अब हम थर्ड रूल अप्लाई करेंगे कि आपकी जो लाइट है वो फोकस में से गुजर रही है, तो ऐसे कुछ गुजरेगी, तो वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ऐसे कुछ। तो आपकी जो इमेज बनेगी वो ऐसे बनेगी। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी, और इमेज का साइज जो होगा वो सेम होगा ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल। तो ये हो गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो कैसे इमेज फॉर्म होगी। ये आपका कनकेव मिरर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है तो कैसे इमेज फॉर्म होगी। तो देखिए पहली रे यहाँ पे गई और इसके फोकस में से गुजर गई ऐसे। दूसरी रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकालें तो कैसे निकलेगी, ऐसे करके कहीं पे ऐसे। तो इमेज फॉर्म होगी यहाँ पे। आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में क्रिएट हो रही है। ये हाईली मैग्नीफाइड है, इन्वर्टेड है और रियल है। तो देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो आपकी जो इमेज है वो हाईली मैग्नीफाइड होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। मान लो अभी ऑब्जेक्ट आपका फोकस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो फोकस के ऊपर अगर पड़ा हुआ है तो कैसे लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होगी और ये फोकस में से ऐसे गुजर जाएगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर लाइट गुजारने की बात करें, ये कैसे करेगी, कुछ ऐसे। ये दोनों जो बीम्स हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इस केस में जो आपकी इमेज है वो इनफाइनाइट पे बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, ये इमेज आपकी इन्वर्टेड भी होगी। तो देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर पड़ा हुआ है तो ऐसी इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब हम लास्ट पोजीशन चेंज करते हैं। देखिए ये आपका है कनकेव मिरर। अगर अब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो कैसे इमेज फॉर्म होगी। तो पहला ऐसे फोकस में से ऐसे गुजर गई, और दूसरी लाइट हम पास करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो ये ऐसे। तो देखिए ये दोनों बीम जो है ये एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही हैं, तो ये आगे चल के कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, तो इमेज फॉर्मेशन होगी नहीं। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इमेज आपकी पीछे बनेगी। ये एक ही ऐसा केस है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, जो सीधी इमेज बनेगी, और ये मैग्नीफाइड होगी। तो ये मैंने आपको 6 तरीके बता दिए कि इमेज फॉर्मेशन के डिफरेंट जगह पे ऑब्जेक्ट को रख के कि कैसे इमेज फॉर्म होगी। तो अब हम बात करते हैं कनकेव मिरर की रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कोई भी लाइट अगर वो पैरेलल जा रही है तो वो फोकस में कन्वर्ज करेगी, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं सोलर कुकर में। देखिए कभी आप जो कान वाले डॉक्टर के पास गए हो तो वो फोरहेड के ऊपर एक ही मिरर लगा के बैठा होता है, जिससे वो लाइट जो है वो हमारे कान के बीच में फोकस करता है, वो भी कनकेव मिरर होता है। तो पूरी की पूरी लाइट वो है फोकस कर रहा है कान के बीच में। वो हमारी गाड़ी की हेडलाइट होती है, वहाँ पे पैराबोलॉइड मिरर यूज़ होता है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बल्ब को फोकस के ऊपर रखते हैं। तो देखिए क्या फिनोमिना होता है। देखिए बल्ब जो है वो सारे डायरेक्शन में लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, बट हमें सिर्फ एक सिंगल बीम ऑफ लाइट चाहिए आगे देखने के लिए। तो वो कैसे होगी, यहाँ से जो लाइट है वो सीधी जा रही है, अगर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। तो कनकेव मिरर क्या करता है कि जो भी लाइट फोकस में से गुजर रही है उसको पैरेलल कर देता है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल हो जाएगी। अगर ये भी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ये भी पैरेलल हो जाएगी, अगर ये भी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी ये भी पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पे ये भी पैरेलल हो जाएगी। तो सारी की सारी जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो हमें एक सिंगल बीम ऑफ लाइट दिखेगी। तो ऐसे चलती है हमारी गाड़ी की हेडलाइट। अब हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर कैसे होता है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। तो हम पहले रूल की बात करते हैं कि रूल नंबर 1 कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। तो देखिए ये आपका पोल है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, यहाँ पे आपका कहीं पे फोकस है। तो अगर कोई भी लाइट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो
तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो अगर हम इसको पीछे से एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस में से गुजर जाएगी। तो पहला रूल तो हो गया, कोई भी अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो अगर उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो फोकस में से गुजरेगी। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब कोई भी लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरेगी, मान लो ऐसे, तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ये हो गया रूल नंबर 2 आपका। अब हम करते हैं रूल नंबर 3 की बात। अगर कोई भी लाइट फोकस में से गुजरने की कोशिश करेगी तो वो क्या करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे हो जाएगी। अब रूल नंबर 4, अगर कोई भी लाइट पोल पे स्ट्राइक करेगी तो वही एंगल बना के वो पोल से वापस चले जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी क्लियर पिक्चर है कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है कन्वेक्स मिरर में। तो देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है वो वापस चली जा रही है, फोकस में से गुजर रही है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ रही है वो बिल्कुल वापस चली जा रही है उसी डायरेक्शन में। रूल नंबर 3, फोकस में से अगर कोई लाइट गुजरने की कोशिश कर रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है। और रूल नंबर 4 हम यूज़ नहीं करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो देखिए कन्वेक्स मिरर जो है वो कनकेव मिरर की तरह कम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो हमने ये बना लिया कन्वेक्स मिरर आपका। तो मान लो आपका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे लाइट बीम जो है पैरेलल आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करी जाएगी। तो ये आगे एक्सटेंड करें तो फोकस पे होगी। अगर और लाइट वहाँ से आएगी तो वो भी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक और वो फोकस से गुजरेगी। तो जो आपकी इमेज है वो फोकस के ऊपर बनेगी और जीरो साइज़ की बनेगी। देखिए ये हो गया पहली कंडीशन। अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट और पोल के बीच में खड़ा है तो कैसे होगा, पहली लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करेगी और ये यहाँ से चलेगी, हम फोकस पे एक्सटेंड कर देते हैं इसको, ये फोकस में से गुजरेगी। तो मान लो अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से गुजरने की कोशिश करती है तो देखिए ये ऐसे 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 गुजर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपकी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगी ऐसे। तो इसका क्या मतलब कि जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो पोल और फोकस के बीच में फॉर्म हो रही है, वो वर्चुअल फॉर्म हो रही है, इरेक्ट होगी और थोड़ी सी डिमिनिश्ड होगी। तो ये दो तरह की इमेज फॉर्मेशन होती है कन्वेक्स मिरर में। तो कन्वेक्स मिरर का रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है, हमारी गाड़ियों में जो रेयर मिरर लगा होता है ना, वहाँ पे जो कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। तो देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि मिरर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पीछे वाली साइड दिखे, ताकि जो हमारी जो डिसीजन मेकिंग है वो आसानी से हो सके। तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है और डिमिनिश्ड बन रही है, तो ज़्यादा एरिया जो है कैप्चर कर पाता है रेयर मिरर। सो जो हम गाड़ी में रेयर मिरर यूज़ करते हैं वो कन्वेक्स मिरर की रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर कैसे काम करते हैं, उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन सी है और इन दोनों में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। हम अब यूज़ करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कनकेव और कन्वेक्स लेंस को समझने के लिए। तो कनकेव और कन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, जो लेंस साइड से थिन होगा और मिडल में से थिक होगा उसको बोलेंगे हम कन्वेक्स लेंस, और जो साइड से थिक होगा और सेंटर में थिन होगा उसको बोलेंगे हम कनकेव लेंस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं इसमें। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रहेगा ओ पॉइंट जिसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर, और देखिए इसका फोकस दोनों साइड पे रहेगा। तो ये रहा फर्स्ट फोकस F1 और ये रहा सेकंड फोकस F2, और हम एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे जो सेम डिस्टेंस पे होगा, यानी कि 2F2, और यहाँ पे भी 2F1। सिमिलरली इन कनकेव लेंस में भी हम ऐसे लेंगे, ये आपका फर्स्ट फोकस F1, ये F2, यहाँ पे 2F2 और यहाँ पे 2F1। तो अब हम बात करते हैं कि कन्वेक्स मिरर में बीम कैसे रिएक्ट करेगी। देखिए अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो वो F2 के ऊपर कन्वर्ज करेगी, इसकी वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कोई भी रे इसके पैरेलल आ रही है तो वो अल्टीमेटली F2 के ऊपर कन्वर्ज करेगी। ये तो हो गया आपका रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2, कोई भी रे जो फर्स्ट फोकस में से निकल के आ रही है वो लेंस के ऊपर पड़ने के बाद वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 में अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से गुजर रही है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, वो सीधा बीच में से निकल जाएगी। तो फर्स्ट अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो कैसे इमेज बनेगी इस पे।
तो देखिए जो भी रे इनफाइनाइट से आ रही है तो वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो वो रे ऐसे यहाँ पे गिरेगी और लेंस उसको ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा जो F1 से गुजरेगी। ऐसे हम दूसरी रे ले लेते हैं, यहाँ से आएगी लेंस के ऊपर गिरेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी जो F1 से पास करेगी। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो एट फोकस बनेगी और वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, लगभग उसका साइज 0 होगा। इस इमेज की जो टाइप होगी वो रियल और वो इन्वर्टेड बनेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f के बीच में यहाँ पे है कहीं पे, तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो पहली रे ऐसे जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस है तो F1 के बीच में से ऐसे गुजर जाएगी। अब हम दूसरी रे लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से गुजर के जाएगी, ये यहां पे स्ट्राइक करेगी, तो आपकी जो इमेज है वो यहां पे फॉर्म होगी ऐसे। तो इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और 2f के बीच में है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो F1 एंड 2f1 के बीच में बनेगी, जो डिमिनिश्ड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। ये हो गया आपका सेकंड टाइप, अगर आपकी इमेज इनफाइनाइट और 2f2 के बीच में है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f2 के ऊपर है ऐसे, तो पहली रे ले लेते हैं ऐसे जो F1 में से गुजर के जाएगी कुछ ऐसे। अगर मैं दूसरी रे लूँ जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में उससे होके जाएगी तो वो कुछ ऐसे करके ऐसे यहाँ पे आएगी जो एग्जैक्टली आपके 2f के नीचे बनेगी इमेज। तो इस इमेज की क्या प्रॉपर्टी रहेगी, ये इमेज सेम साइज की होगी प्लस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f2 के ऊपर स्टैंड कर रहा है तो जो आपकी इमेज है वो 2f1 के नीचे बनेगी। तो ये हो गया आपका तीसरा टाइप। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f2 और f2 के बीच में है तो इमेज कैसे फॉर्म होगी। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रह गई यहाँ पे, और ये आपकी F1 से यहाँ से कुछ ऐसे गुजर जाएगी, और जो दूसरी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर में से यहाँ पे पूरी इसके यहाँ पे जाते 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 कुछ यहाँ पे राइट करेगी। तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो रहा है। तो इस इमेज की क्या प्रॉपर्टी है, ये बियॉन्ड 2f1 फॉर्म हो रही है, ये हाईली इनलार्ज्ड है, काफ़ी बड़ी इमेज जो है फॉर्म होगी, ये रियल और इन्वर्टेड होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करते हैं F2 के ऊपर। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है एग्जैक्टली तो इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो देखिए ये यहाँ पे स्ट्राइक करा और ये ऐसे यहाँ पे ऐसे निकल गया, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर में से के बीच में से गुजरेगी और वो लगभग इसके पैरेलल रहेगी। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, आपकी इनफाइनाइट के ऊपर। ये हाईली इनलार्ज्ड इमेज होगी क्योंकि ये दोनों रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट पे आते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में। तो हमने मूव करा यहाँ पे, तो यहाँ से रे गई जो F1 से निकल के ऐसे चली जाएगी, तो दूसरी रे लेते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर में से ऐसे गुजर जाएगी ऐसे कुछ। तो ये दोनों रेज एक दूसरे को डाइवर्स कर रही हैं तो आगे मीट नहीं करेंगी, तो इसकी इमेज इस साइड तो बनेगी नहीं, तो हमें इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे कुछ, और आपकी इमेज ऐसे कुछ बनेगी। जो आपकी इमेज बनेगी ये सेम साइड बनेगी जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, और ये काफ़ी इनलार्ज होगी और ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। जो कन्वेक्स लेंस है वो इसी केस में वर्चुअल इमेज बनाएगा। अब कनकेव लेंस समझने से पहले हम रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई बीम आ रही है तो वो उसको डाइवर्ट करेगा, ऐसे डाइवर्स कर देगा। जो अगर आप पीछे उसको एक्सटेंड करोगे तो F1 से गुजरेगी वो लाइट। रूल नंबर 2, अगर कोई भी रे F2 से गुजरने की कोशिश करती है तो वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो ये F2 से गुजरेगी। अगर हम रूल नंबर 3 की बात करें, कोई भी रे जो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से गुजर रही है वो सीधा गुजर जाएगी, वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ये 3 रूल लगा के हम सीखेंगे कि कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो कनकेव लेंस के केस में सिर्फ 2 ही केस हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो कैसे इमेज फॉर्म करेगा। तो अगर इनफाइनाइट के ऊपर है तो जो रेज हैं वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मान लो ऐसे रे आ रही है
तो वो डाइवर्ट करेगी ऐसे। अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो F2 के ऊपर कन्वर्ज करेंगी, ऐसे ऐसे। अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो F2 के ऊपर। तो पहला हो गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर है तो जो इमेज बनेगी वो आपकी फोकस के ऊपर बनेगी, F2 के ऊपर। जो ये इमेज होगी वो लगभग 0 साइज की होगी, ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपना ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पे यहाँ पे रख दो, मान लो आप यहाँ पे रख देते हो, तो एक जैसी इमेज फॉर्म होगी। जैसे एक रे यहाँ से जाएगी, वो डाइवर्ट करेगी ऐसे, तो पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये F2 से गुजरेगी, और सेकंड हम रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से निकाल देते हैं, तो ऐसे कुछ। तो आपकी जो इमेज है यहाँ पे फॉर्म होगी। तो आपकी इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये जो इमेज होगी ये हमेशा आपके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। ये काफ़ी छोटी होगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी आपकी। ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। अब हम देख लेते हैं इनकी रियल लाइफ एग्जांपल। अगर कोई पर्सन लॉन्ग साइट की बीमारी के साथ जूझ रहा है, जो आप बोल सकते हो हाइपर मेट्रोपिया, इस केस में क्या होता है कि आदमी जो होता है वो दूर वाली चीज़ें तो देख सकता है, बट नियर वाली चीज़ें वो देख नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जो आई बॉल होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई होती है। तो इस तरह की बीमारी को हम कन्वर्जिंग लेंस लगा के ठीक करते हैं, जिसको बोलते हैं हम कन्वेक्स लेंस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। अगर कोई भी बंदा शॉर्ट साइट की बीमारी से जूझ रहा है, जहाँ हम उसको बोलते हैं मायोपिया, इस बीमारी में क्या होता है कि आदमी को दूर की चीज़ें दिखती नहीं है, नज़दीक की चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसी बीमारी में हम क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यूज़ करके इसको ठीक करते हैं। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस यूज़ करके हम मायोपिया की बीमारी को ठीक करते हैं। ये होगी रियल लाइफ एग्जांपल्स कनकेव और कन्वेक्स लेंस की। अब हमने कनकेव कन्वेक्स लेंस को अच्छी तरह पढ़ लिया है और उसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है वो भी देख लिया है। तो होप अभी अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे और इस कंसेप्ट को ग्रैब कर पाओगे। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है कि लाइट रे एक्चुअल में मीट करनी चाहिए टू फॉर्म ए रियल इमेज, और वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि जो लाइट रे होती है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है, हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि वो आपस में मिल रही हैं। तो देखिए कैसे, ये आपका प्लेन मिरर है, यहाँ से लाइट जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक कर रही है आपके यहाँ पे, बट कहीं पे मीट नहीं कर रही है, तो हम बैकवर्ड एक्सटेंड करके यहाँ पे उसको मीट करवाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, तो प्लेन मिरर में आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। और अगर हम बात करें रियल इमेज की, देखिए रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट C और F में है, मैं ये पहले ही आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये रे यहाँ पे जाएगी और फोकस में से बाहर आएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो रे है वो सीधी यहाँ पे आएगी और यहाँ पे मीट करेगी। तो इस पॉइंट पे एक्चुअल में दोनों रेज मिल रही हैं, हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम उसको कुछ बैकवर्ड एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी। रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। रियल इमेज जनरली इन्वर्टेड ही आएगी, वर्चुअल इमेज जनरली आपको इरेक्ट दिखेगी, सीधी दिखेगी। रियल इमेज किस में फॉर्म होती है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में फॉर्म होती है। वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर में, कन्वेक्स मिरर में और कनकेव लेंस में फॉर्म होती है। रियल इमेज हमेशा मिरर के फ्रंट पे या बिहाइंड द लेंस फॉर्म होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के बिहाइंड या लेंस के सामने प्रोड्यूस होगी। रियल इमेज फॉर्मेशन की एग्जांपल है थिएटर स्क्रीन। तो जो वर्चुअल इमेज की जो एग्जांपल है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ बॉडी ऑन दी प्लेन मिरर। जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमेशा हमें वर्चुअल इमेज ही दिखती है। तो होप नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। इन दोनों की जो डिटेल वर्किंग है वो पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब हम करते हैं मेजर डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस है कि कन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर है, जिससे ये बना हुआ है। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लो ये सर्कल है, अगर इसको हम इस जहाँ से काट देते हैं तो हम इसको कनकेव या कन्वेक्स मिरर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये है आपका कन्वेक्स मिरर की शेप, यहाँ पे आपका सेंटर होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका यहाँ पे है, तो ये अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर है। कनकेव मिरर में इसके ऑपोजिट है, ये शेप है कनकेव मिरर की, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ स्फेयर है, तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी इसी साइड पे है। तो इसलिए बोला जाता है कि कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फेयर है। कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है
वो मिरर के बिहाइंड होता है। आपका फोकस यहाँ पे होगा, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये फोकस जो है बिहाइंड द मिरर है। और कनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। यहाँ पे आपका फोकस वो रहेगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो फोकस आपका इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। कन्वेक्स मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा रियल और डिमिनिश्ड फॉर्म होती है। कनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो डिपेंड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे पोजीशनड है। अगर हम कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल की बात करें, जो कार का रेयर मिरर है वो कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल है। अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो आपका शेविंग मिरर, सोलर कुकर और कार की हेडलाइट, ये आपकी कनकेव मिरर की एग्जांपल है। शेप के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। सो होप नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। ये डिफरेंस बिटवीन कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, इनकी डिटेल वर्किंग मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दी है। अब हम इनके मेजर डिफरेंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? कन्वेक्स लेंस में लाइट रिफ्लेक्ट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट करती है। जैसे ये आपका कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे जाके यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे जाके यहाँ पे मिलेगी, तो इस वजह से हम इसको बोल देते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस में इसके ऑपोजिट होता है, रिफ्लेक्टेड रे होती है वो एक दूसरे से दूर चली जाती है। जैसे ये आपका कनकेव लेंस हो गया, अगर यहाँ पे लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट ऐसे चली जाएगी, तो हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि जो रेज है वो एक दूसरे से दूर चली जाती है। कन्वेक्स लेंस में बहुत सारी इमेजेस फॉर्म होती है, ये डिपेंड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट किस पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। कनकेव लेंस में आपकी जो इमेज होती है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड होती है। कन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करते हैं फार साइटेडनेस को दूर करने के लिए, और कनकेव लेंस हम यूज़ करते हैं नियर साइटेडनेस या मायोपिया की बीमारी को दूर करने के लिए। ये रही आपकी शेप जो कन्वेक्स लेंस की होती है, ये आपकी शेप कनकेव लेंस की होती है। इन दोनों लेंस की डिटेल वर्किंग और इमेज फॉर्मेशन मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता दी है। ये मैंने आपको मेजर डिफरेंसेस बताए सो दैट कि आप अच्छी तरह इस कंसेप्ट को ग्रैब कर सको। ये डिफरेंस बिटवीन मिरर्स एंड लेंस। अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो मिरर होता है वो प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है, लेंस प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर काम करता है। मिरर की एक साइड जो होती है वो हमने कोटेड करी होती है, और जो इमेज होती है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होती है। लेंस में कोटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हमने इसको कर्व करा होता है। या तो वन साइड कर्व होगी या दोनों साइड कर्व होगी, तो इसमें रिफ्रैक्शन के थ्रू जो है इमेज प्रोड्यूस होती है। प्लेन मिरर का कोई भी फोकल पॉइंट नहीं होता है। लेंस के हमेशा आपको दो फोकल पॉइंट मिलेंगे। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था F1 और F2। मिरर की जो शेप होती है वो प्लेन हो सकती है या कर्व्ड हो सकती है। लेंस की जो शेप होती है वो यूजुअली कर्व्ड होती है। ये एक साइड पे भी कर्व हो सकता है या दोनों साइड पे कर्व हो सकता है। तो नीचे मैंने आपको इमेजेस दी हुई हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, और यह कनकेव और कन्वेक्स लेंस की। थैंक यू वेरी मच।